बच्चों, आज का हमारा विषय है वाक्य विचार। हमने पहले व्याकरण और व्याकरण के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। व्याकरण के हमने 3 भेद देखे थे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों में हमने स्वर, व्यंजन, अयोगवा, अनुस्वार और विसर्ग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। शब्द के बारे में हम जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। हमने शब्द के अलग अलग भेद देखे, जैसे विकारी और अविकारी शब्द। अब हम जानेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य, यहाँ देखिए एक शब्दों का समूह दिया हुआ है। खिलाओ अजय काटकर आम को। क्या इससे कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं, यह सिर्फ एक शब्दों का समूह है, क्योंकि इससे कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब देखिए, अजय को आम काटकर खिलाओ, ये भी शब्दों का एक समूह है, किंतु इससे एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि अजय को आम काटकर खिलाओ। तो बच्चों, वाक्य क्या है? भावों और विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह ही वाक्य है। वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद या पद समूह को वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम समझें तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे विजय खेल रहा है। इससे अर्थ स्पष्ट होता है कि विजय क्या कर रहा है, विजय खेल रहा है। बालिका नाच रही है। यह उदाहरण है वाक्य के। क्यों? क्योंकि इन वाक्यों से, इन शब्दों के समूह से कोई अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य के अंग। वाक्य के प्रमुख रूप से 2 अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय के मेल से ही वाक्य पूर्ण होता है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम जानें तो जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है या सचिन दौड़ता है। इस वाक्य में पूनम और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः ये उद्देश्य है। क्योंकि पहला वाक्य पूनम किताब पढ़ती है में बताया जा रहा है कि किताब कौन पढ़ता है, किताब पूनम पढ़ती है। सचिन दौड़ता है, कौन दौड़ रहा है, सचिन दौड़ रहा है। मुख्य रूप से वाक्य में जो कर्ता होता है, जो कार्य कर रहा होता है, वही उद्देश्य कहलाता है। इसके 2 भाग होते हैं, या तो कर्ता होता है कार्य करने वाला, या फिर कर्ता का विशेषण होता है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है या सचिन दौड़ता है। हमने ऊपर उदाहरण देखे, इसमें उद्देश्य था पूनम। क्यों? क्योंकि पूनम के बारे में बात कही जा रही है, लेकिन पूनम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह पूरा वाक्य होगा विधेय। जैसे पूनम क्या कर रही है, किताब पढ़ती है। सचिन क्या कर रहा है, सचिन दौड़ता है। तो इन वाक्यों में किताब पढ़ती है और दौड़ता है, ये दोनों विधेय हुए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि वाक्य के कर्ता या उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत विधेय का विस्तार आता है।
आगे यदि हम देखें कुछ उदाहरण वाक्य। पहला वाक्य है घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें उद्देश्य और विधेय पहचानिए। उद्देश्य होगा घोड़ा, क्योंकि घोड़े के बारे में कहा जा रहा है। विधेय होगा दौड़ रहा है, क्योंकि यदि उद्देश्य को अलग हटा दें तो बचता है हमारा विधेय। अगला उदाहरण देखिए, अंकित नहा रहा है। यहाँ उद्देश्य होगा अंकित। क्यों? क्योंकि अंकित के बारे में बात कही जा रही है। उद्देश्य अलग करेंगे, विधेय होगा नहा रहा है। अगला देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं। उद्देश्य होगा पक्षी और विधेय उड़ रहे हैं। रोहित बाजार गया। उद्देश्य होगा रोहित और विधेय होगा बाजार गया, क्योंकि रोहित के बारे में बात कही जा रही है। रोहित करता है तो रोहित होगा उद्देश्य, और उद्देश्य को हटाने पर जो कुछ बचा वह कहलाएगा विधेय। अब बच्चों, वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित जा रहा है। इस वाक्य में रोहित उद्देश्य है तथा जा रहा है विधेय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोहित उद्देश्य है किंतु जा रहा है विधेय। तो एक ही विधेय है, इसलिए यह वाक्य सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। विधेय एक ही होता है किंतु उद्देश्य एक या एक से अधिक संभव है। जैसे राहुल पढ़ रहा है। यह भी सरल वाक्य है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक। राहुल और ईशा पढ़ रहे हैं। यहाँ उद्देश्य तो 2 है किंतु विधेय एक ही है। तो इसीलिए जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई, या राज स्कूल आया लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। यहाँ पर आपने देखा 2 उपवाक्य हैं। मानसी घर से निकली पहला उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य जल्दी ही लौट आई। ये दोनों उपवाक्य आपस में समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए हैं। और लेकिन समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधक वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे राज स्कूल आया लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की। यहाँ आपने देखा 2 अलग अलग वाक्य हैं। उन 2 अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है लेकिन शब्द से। कुछ समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण देखिए। और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, नहीं तो, परंतु, लेकिन, पर, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय हैं। जहाँ पर भी इन शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। इन संयुक्त वाक्यों में दोनों ही उपवाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात दोनों ही अपनी अपनी महत्ता रखते हैं। मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे ही मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ।
या फिर किसान खेत में पानी देने लगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई। इन वाक्यों में आपने देखा कि और क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। ये दोनों ही व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हैं। देखिए कैसे। दादाजी ने कहा, दादाजी ने क्या कहा है? सब बच्चों को बुलाओ। सब बच्चों को बुलाओ मुख्य वाक्य हुआ, लेकिन ये किसने कहा है? दादाजी ने कहा है। किसान खेत में पानी देने लगा। अब किसान खेत में पानी तो दे रहा है, मुख्य वाक्य हुआ, लेकिन वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वर्षा नहीं हुई। ठीक है, तो एक वाक्य दूसरे पर आधारित है। बच्चों को बुलाना है, लेकिन क्यों बुलाना है? क्योंकि दादाजी ने कहा है। किसान खेत में पानी दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि वर्षा नहीं हुई है। तो इस तरह दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ा है, किंतु एक मुख्य उपवाक्य है और दूसरा अन्य उपवाक्य पर आश्रित है या उस पर निर्भर करता है। देखिए कुछ व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, यदि, तो, जिधर, उधर, अगर, ये सारे शब्दों द्वारा अगर कोई वाक्य जुड़ा हुआ है, यदि दो वाक्य उपवाक्य जुड़े हुए हैं तो वे उपवाक्य आपस में मिलकर मिश्रित वाक्य बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, संयुक्त उपवाक्य में दोनों ही वाक्य आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किंतु मिश्रित उपवाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के प्रकार होते हैं, जैसे सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, विधानवाचक और इच्छावाचक। सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, सरल वाक्य होते हैं। जैसे राधा खाना बना रही है, सरल वाक्य। निषेधात्मक वाक्य जिन वाक्यों में किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे आज वर्षा नहीं होगी, मैं घर नहीं जाऊंगा। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। राम ने रावण को क्यों मारा, या तुम कहाँ रहते हो। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा या प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होने पर ही फसल होगी, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा। एक कार्य से पता चल रहा है कि तभी एक काम का होगा तभी दूसरा काम होगा। बड़ों का सम्मान करो, ये सारे आज्ञावाचक के उदाहरण हैं। संकेतवाचक जिन वाक्यों से शर्त संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। अगला देखिए विस्मयादिबोधक जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो, उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। खासकर जिसमें विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग हो तो उससे हमें पहचानना आसान होता है। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। अगला देखिए विधानवाचक जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, कुछ कार्य हो रहा है, यह हमें सूचना मिल रही है, वे होंगे विधानवाचक, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। राम पढ़ रहा है, ये भी हुआ विधानवाचक। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष,
आशीर्वाद एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज मैं केवल फल खाऊंगा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। ये सारे इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं, जिनके बारे में हम आगे की कक्षाओं में और विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।